Hello everyone. Today we are going to study our second chapter of class 6 geography. Our chapter name is globe, latitudes and longitudes. Our first topic in this chapter is what is globe. Globe is a true model of the earth. It is slightly flattened at the north and the south poles and bulge in the middle. अब जैसे कि आप यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हैं, ग्लोब एक अर्थ का जो है छोटा सा मॉडल होता है, मिनिएचर मॉडल इसको बोला जाता है। और ये जो है अपने पोल्स के एरिया में थोड़ा सा फ्लैटेड होता है। फ्लैटेड मतलब जैसे आप लोगों ने एग देखा होगा, अंडा जिसको हिंदी में बोला जाता है, वो अपने बीच के एरिया में तो थोड़ा उठा हुआ होता है, लेकिन उनमें साइड्स के दोनों एरिया में वो थोड़ा सा चपटा जैसा होता है। तो अर्थ भी हमारी लगभग थोड़ी बहुत उसी टाइप की है, इसीलिए इसको बोला गया है कि इट इज़ स्लाइटली फ्लैटेड एट द नॉर्थ एंड साउथ पोल्स एंड बल्ज इन द मिडिल। नाउ व्हाट इज एक्सिस? अब एक्सिस क्या होता है? एज यू कैन सी इन दिस डायग्राम देयर इज अ ग्लोब फिक्स इन इट्स एक्सिस। अब एक्सिस एक निडल होती है दैट गो थ्रू द ग्लोब, जो ग्लोब के बिल्कुल बीचों बीच से आर पार हुई होती है, उसी को हम एक्सिस बोलते हैं। नाउ व्हाट इज पोल्स? द टू पॉइंट्स दैट कनेक्ट द ग्लोब टू द स्टैंड आर कॉल्ड पोल्स। अब ग्लोब का जो स्टैंड होता है, ये स्टैंड आप लोग यहाँ पे डायग्राम में देख रहे होंगे, इस स्टैंड में ग्लोब कनेक्टेड रहता है। तो एक निडल होती है बीच में गई हुई, जिसको हम एक्सिस बोलते हैं, वो तो एक्सिस हो गया। लेकिन वो टू पॉइंट्स, ठीक है, नॉर्थ के एरिया में आप देख सकते हैं नॉर्थ पोल दिया हुआ है, साउथ में देख सकते हैं साउथ पोल दिया हुआ है। तो नॉर्थ का वो पॉइंट जहाँ पे वो निडल फिक्स होती है ग्लोब के ऊपर, जिसमें ग्लोब टिका हुआ होता है, और साउथ के एरिया में जो वो पॉइंट जहाँ पे से निडल अंदर गई होती है, इन दो पॉइंट्स को पोल्स बोला जाता है। तो कभी कंफ्यूज मत होइएगा, एक्सिस उस पूरी निडल को बोला जाता है जो ग्लोब के थ्रू आर पार गई होती है, और पोल्स उन दो पॉइंट्स को बोला जाता है जिन दो पॉइंट्स पे जो एंट्री और एग्जिट पॉइंट होते हैं, जैसे आप लोगों ने यहाँ पे डायग्राम में भी देख लिया है। लेट्स टॉक अबाउट अवर नेक्स्ट टॉपिक, टाइप्स ऑफ ग्लोब। ग्लोब कितने टाइप का होता है? देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ ग्लोब, ए स्मॉल ग्लोब, big globe and balloon sized globe. On the globe, countries, continents and oceans are shown in their correct size. Come to the next topic, equator. An imaginary line that divides earth into two parts is called equator. एक इमेजनरी लाइन हमने ग्लोब में बनाई है। ये असल में हमारी अर्थ में ऐसी कोई लाइन नहीं है, लेकिन ग्लोब में हमने अपनी सुविधा के लिए, अपनी फैसिलिटीज़ के लिए इस लाइन को बनाया है। अब हमने इमेजिनरी लाइन क्यों बनाई है, इसको हम आगे इस चैप्टर में डिस्कस कर लेंगे। लेकिन यहाँ पे देख लेते हैं कि जो बीचों बीच एकदम सेंटर पॉइंट से जो लाइन गई होती है, हॉरिजॉन्टल लाइन, उसको हम इक्वेटर बोलते हैं। ये एक लैटिट्यूड है, ठीक है। दो तरह की लाइन्स, इमेजिनरी लाइन्स यहाँ पे हैं, लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड। जैसे आपको चैप्टर के स्टार्टिंग में ही बताया था, हमारे चैप्टर का नाम था ग्लोब, लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड। तो यहाँ पे हम लैटिट्यूड देख लेंगे। लैटिट्यूड वो सारी इमेजिनरी लाइन्स होती हैं जो बिल्कुल हॉरिजेंटल वे में ग्लोब में हमको दिखती हैं। तो एक सबसे इंपॉर्टेंट हमारे पास लैटिट्यूड है इक्वेटर। ये बिल्कुल सेंटर पॉइंट से गया होता है। सेंटर पॉइंट से जाने से क्या होता है, ये हमारी अर्थ को टू पार्ट्स में डिवाइड कर देता है, टू इक्वल पार्ट्स में। ऊपर वाले पार्ट को हम बोलते हैं नदर्न हेमिस्फेयर और नीचे वाले पार्ट को बोलते हैं सदर्न हेमिस्फेयर। नाउ सी व्हाट आर द पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड। अब लैटिट्यूड के पैरेलल्स क्या होता है? लैटिट्यूड हमने आपको बता दिया है, हॉरिजॉन्टल लाइन्स होती हैं जो ग्लोब में हमको इमेजिनरी लाइन्स दिखाई देती हैं, और पैरेलल्स, सर्कल्स फ्रॉम द इक्वेटर अप टू द पोल्स आर कॉल्ड पैरेलल लैटिट्यूड्स। अब जो सर्कल में जो भी लैटिट्यूड्स, जो भी लाइंस ऊपर को आप इस डायग्राम में देख रहे हैं, वो पोल्स की तरफ जाती हैं, इन सभी लाइंस को हम पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड बोलते हैं। क्योंकि पैरेलल्स क्या होता है, समानांतर रेखाएं, उनको हिंदी में बोला जाता है। इक्वेटर के ऊपर देख लिए बिल्कुल एक बराबर दूरी होगी और ये लाइन एक दूसरे को कभी भी क्रॉस नहीं करेंगी, इसीलिए ये पैरेलल्स होती है। पैरेलल लाइन का मतलब जो एक दूसरे को कभी क्रॉस नहीं करती। आप लोग डायग्राम में इसको देख सकते हैं। लैटिट्यूड्स आर मेजर्ड इन डिग्रीज। अब लैटिट्यूड्स को डिग्रीज में मेजर किया जाता है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे इक्वेटर है, इक्वेटर का क्या मेजरमेंट है, इक्वेटर 0 डिग्री पे है, उसके ऊपर 20 डिग्री नॉर्थ पे है, 40 डिग्री नॉर्थ पे एक और लैटिट्यूड है, 60 डिग्री नॉर्थ पे एक और लैटिट्यूड है, 80 डिग्री नॉर्थ पे एक और लैटिट्यूड है, और फिर पोल्स का एरिया आता है, वहाँ पे लैटिट्यूड्स खत्म हो जाते हैं। द इक्वेटर रिप्रेजेंट द 0 डिग्री लैटिट्यूड। वी सी इन द फिगर दैट एज वी मूव अवे फ्रॉम द इक्वेटर द साइज ऑफ द पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड डिक्रीजेस। अब जो साइज़ होता है, देखिए छोटे सर्कल छोटे होते जा रहे हैं, जैसे जैसे हम पोल्स की ओर जाते रहेंगे तो इनका साइज़ भी छोटा होता जाएगा। लेट्स डिस्कस यूज़ ऑफ लैटिट्यूड्स। अब ये लैटिट्यूड्स का यूज़ क्या होता है? लैटिट्यूड्स आर यूजफुल टू फाइंड आउट द लोकेशन ऑफ एनी प्लेस वेदर इट इज़ लाइज ऑन द नदर्न हेमिस्फेयर और द सदर्न हेमिस्फेयर इन द ग्लोब। अब लैटिट्यूड का यूज़ ये होता है कि कौन सा एरिया ग्लोब में सदर्न हेमिस्फेयर में और कौन सा एरिया ग्लोब में नदर्न हेमिस्फेयर में, इसको देखना होता है हमें। अब एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझ लेते हैं कि हमारे महाराष्ट्र के एरिया में चंद्रपुर का एरिया आता है, और ब्राज़ील जो साउथ अमेरिका की एक कंट्री है ब्राज़ील, वहाँ पे बेलो एक एरिया है। ये दोनों ही 20 डिग्री लैटिट्यूड पे। अब कैसे पता चलेगा कि कौन सा एरिया सदर्न में है, कौन सा एरिया नदर्न में है? हमें सिर्फ 20 डिग्री का पता होगा तो हम ये कंफ्यूज जाएंगे, या फिर हम ये मान लेंगे कि चंद्रपुर भी उसी लाइन में पड़ता है और ब्राज़ील भी उसी लाइन में पड़ता है। लेकिन ऐसा नहीं है। जो हमारा
चंद्रपुर है, चंद्रपुर 20 डिग्री एन लिखा हुआ है। देखिए 20 डिग्री एन का मतलब है कि ये सदर्न हेमिस्फेयर में पड़ता है, और 20 डिग्री एस है बेलो, जो कि ब्राज़ील का है, 20 डिग्री साउथ। तो इसका मतलब कि ये सदर्न हेमिस्फेयर में, दोनों ही अलग अलग हेमिस्फेयर में। इसलिए हमको लैटिट्यूड्स की ज़रूरत पड़ती है कि कहीं हम किसी प्लेस के कोऑर्डिनेट्स को फाइंड करने में गलती ना कर दें, या उसकी सिचुएशन या पोजीशन को ट्रैक करने में गलती ना कर दें। हो सकता है कोई दूसरे हेमिस्फेयर में हो, जैसा कि चंद्रपुर है, अगर हम 20 डिग्री इसको हम ना, हो सकता है हमें चंद्रपुर जाना हो, हमें पता है कि ये 20 डिग्री पर है, तो हम साउथ की तरफ भी जा सकते हैं, सदर्न हेमिस्फेयर में इसको देख सकते हैं कि ये 20 डिग्री साउथ में होगा, तो हम गलत जगह पहुंच जाएंगे। इसके लिए हमें लैटिट्यूड्स की ज़रूरत पड़ती है। नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, इंपॉर्टेंट पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स। अब लैटिट्यूड के कुछ इंपॉर्टेंट पैरेलल्स होते हैं, वैसे तो बहुत सारे होते हैं, ठीक है। 360 डिग्री होता है हमारे पास, तो 360 डिग्री में हम सारे लैटिट्यूड्स को तो जो है याद नहीं रख सकते, याद नहीं रखना चाहेंगे, क्योंकि इनका बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं होता है। लेकिन कुछ लैटिट्यूड्स का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है, बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, उनसे हम कुछ यहाँ पे देखेंगे। एज यू कैन सी इन द डायग्राम, देयर इज इक्वेटर ऑन 0 डिग्री। इंपॉर्टेंट पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड इज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड आर्कटिक सर्कल इन सदर्न हेमिस्फेयर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एंड एंटार्क्टिक सर्कल। अब इस डायग्राम में आप देखिए, यहाँ पे इंपॉर्टेंट पैरेलल्स दिखा गए हैं। सबसे पहले हमारे पास इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड है इक्वेटर, जो अर्थ को 2 बराबर पार्ट्स में डिवाइड कर देता है, इसलिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद हम देखेंगे नदर्न हेमिस्फेयर में, देखते हैं पहले ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एक पैरेलल लैटिट्यूड दिया हुआ है, ये 23.5 डिग्री नॉर्थ पे है, ठीक है। उसके बाद ऊपर हम देखते हैं आर्कटिक सर्कल, ये भी एक इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड है, ये इसकी पोजीशन क्या है 66.5 डिग्री नॉर्थ, तो ये नदर्न एरिया के पैरेलल्स हैं। अब सदर्न एरिया में देखिए ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, जिसकी पोजीशन है 23.5 डिग्री साउथ, एंड एंटार्क्टिक सर्कल, जिसकी पोजीशन है 66.5 डिग्री साउथ। अब इसकी क्या इंपॉर्टेंट है, हमें ये इंपॉर्टेंट क्यों है, ये हम आगे देखेंगे, आगे के टॉपिक में इसे क्लियर करेंगे। सबसे पहले इस टॉपिक में हम सिर्फ ये देखेंगे इंपॉर्टेंट पैरेलल्स लैटिट्यूड के कौन कौन से होते हैं, और वो कौन से, उनकी पोजीशन क्या है, उनका मेजरमेंट क्या है, वो कितने डिग्री पे होते हैं, ये हमने इसमें देख लिया। नदर्न एरिया के भी देख लिया और सदर्न एरिया के भी देख लिया। लेट्स सी द नेक्स्ट टॉपिक, हीट जोन्स ऑफ द अर्थ। अब अर्थ के कुछ हीट जोन्स होते हैं। हीट जोन्स का मतलब क्या होता है कि कौन, हीट जोन्स का मतलब होता है एरिया, और हीट का मतलब होता है गर्मी। तो कौन सा एरिया कितना गर्म है, ये देखने के लिए हमें अर्थ को कुछ हीट जोन्स में डिवाइड किया है। इसमें फर्स्ट आपका आता है टॉरिड जोन। ऑल लैटिट्यूड्स बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न रिसीव द मैक्सिमम हीट एंड इज कॉल्ड द टॉरिड जोन। अब आप इस डायग्राम में यहाँ पे देख सकते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इन दो लैटिट्यूड्स के बीच का जो भी एरिया है वो ग्रीन पार्ट में दिखाया गया है। यहाँ पे सन की लाइट डायरेक्ट पड़ती है थ्रू आउट द एयर, ठीक है। साल भर यहाँ पे सन बिल्कुल डायरेक्ट अपनी सनलाइट प्रोवाइड कराता है, जिसकी वजह से एरिया सबसे ज़्यादा गर्म होता है, और इस एरिया को हम बोलते हैं टॉरिड जोन, जो सबसे ज़्यादा गर्म है। लेट्स सी और सेकंड जोन, टेम्परेट जोन इट इज कॉल्ड। द एंगल ऑफ द सन्स रेज गोज ऑन डिक्रीजिंग टुवर्ड्स द पोल। The latitudes between Tropic of Cancer and Arctic Circle, as well as the area between Tropic of Capricorn and Antarctic Circle, receive moderate heat. The area that receives moderate heat is called temperate zone. अब यहाँ पे आप देख सकते हैं बीच का टॉरिड जोन हमने देख लिया, जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बीच का एरिया है। यहाँ पे सनलाइट डायरेक्ट पड़ती है, लेकिन जैसे जैसे पोल्स में हम आगे ऊपर को जाते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की से ऊपर को जाते हैं और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से भी ऊपर की तरफ जाते हैं, तो इन एरियाज़ में सन की लाइट, सनराइज़ जो होता है थोड़ा तिरछी पड़ने लग जाती है। तिरछी पड़ने की वजह से यहाँ पे डायरेक्ट सनलाइट नहीं जाएगी, जिसकी वजह से यहाँ पे गर्मी थोड़ा सा कम होगी, लेकिन ऐसा नहीं है कि बहुत कम होगी। इस एरिया में गर्मी पड़ती है, लेकिन वो टॉरिड जोन के जितने गर्म नहीं होता, इसलिए इस एरिया को हम टेम्परेट जोन बोलते हैं। और टेम्परेट जोन की पोजीशन है आपके नदर्न एरिया में आता है 23.5 डिग्री नॉर्थ से लेकर के 66.5 डिग्री नॉर्थ तक, मतलब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर वाले लैटिट्यूड और आर्कटिक सर्कल वाले लैटिट्यूड के बीच का एरिया जो होता है टेम्परेट जोन में आता है नॉर्थ एरिया में। सेम एज सदर्न एरिया में भी ऐसे होता है 23.5 डिग्री साउथ टू 66.5 डिग्री साउथ के एरिया में, जो एंटार्क्टिक सर्कल और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यहाँ पे बना हुआ है, उसके बीच के एरिया में भी सनरेज जो है मॉडरेट अपनी हीट प्रोवाइड कराती हैं, जिसकी वजह से इस एरिया को भी टेम्परेट जोन में रखा गया। लेट्स डिस्कस आवर थर्ड हीट जोन। थर्ड हीट जोन इज कॉल्ड फ्रिजिड जोन। फ्रिजिड जोन मतलब होता है वेरी कोल्ड, बहुत ठंडा एरिया। तो फ्रिजिड जोन क्या होता है, जो आर्कटिक सर्कल और एंटार्क्टिक सर्कल आप यहाँ पे देख लें नदर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर में, इसकी पोजीशन क्या है 66.5 डिग्री नॉर्थ और 66.5 डिग्री सदर्न एरिया से लेकर के पोल्स पे बिल्कुल जहाँ पे हमारे लैटिट्यूड 0 हो जाते हैं, वहाँ पर तक का पूरा एरिया फ्रिजिड जोन में आता है। फ्रिजिड जोन में क्यों आता है, क्योंकि यहाँ पे सनरेज जो होती है केवल छू करके निकल जाती है, ठीक है। यहाँ पे सनरेज अच्छी तरह से कभी पड़ती ही नहीं है, केवल छू करके निकल जाती है यहाँ पे सनरेज। ये अर्थ की पोजीशन की वजह से होता है, और सन दोनों की पोजीशन की वजह से होता है।
कि यहाँ पे सिर्फ छू करके निकल जाती है, तो इस एरिया में हीट नहीं पहुँच पाती और ये एरिया बहुत कोल्ड होता है। एंटार्क्टिक का एरिया और आर्कटिक का एरिया पूरी तरह से ठंडा होता है, बर्फ़ से घिरा हुआ होता है साल भर। तो ये थे आपके 3 हीट जोन, जिससे हमें पता चल गया। हमने अभी तक देख लिया ग्लोब क्या होता है, ग्लोब कितने टाइप का होता है, लैटिट्यूड क्या होता है, लॉन्गिट्यूड क्या होता है, इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स हमने डिस्कस कर लिए। और हमने यहाँ पे ये भी देख लिया कि जो इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड जो थे, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, आर्कटिक सर्कल, एंटार्क्टिक सर्कल, ये इंपॉर्टेंट क्यों हैं? क्योंकि इनके बीच के एरियाज़ में हीट जोन्स में डिवाइड है। ठीक है, इन एरियाज़ में सनरेज जिस तरह से पड़ती हैं, उसी तरह से इन एरियाज़ पे डिफरेंट हीट जोन्स बने हुए हैं, इसलिए ये इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स हो जाते हैं। हमने हीट जोन्स भी देख लिए। नाउ सी, अब हमने यहाँ पे पूरा लगभग पूरा हमने यहाँ पे जो है लैटिट्यूड का पोर्शन कवर कर लिया। नाउ सी व्हाट आर द लॉन्गिट्यूड्स। अब हमने देखा, हमने आपको बताया था स्टार्टिंग में कि 2 टाइप की इमेजिनरी लाइन्स होती हैं। हॉरिजॉन्टल लाइन्स को हम बोलते हैं लैटिट्यूड्स, और जो वर्टिकल लाइन्स होती हैं उनको बोला जाता है लॉन्गिट्यूड। आप इसमें देख सकते हैं यहाँ पे डायग्राम में, यहाँ पे प्राइम मेरिडियन दिया हुआ है। प्राइम मेरिडियन एक वर्टिकल लाइन है जो इमेजिनरी लाइन है, और ये अर्थ को ठीक वैसे ही 2 बराबर पार्ट्स में, 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है, जैसे कि इक्वेटर करता है। लेकिन इक्वेटर अर्थ को 2 डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड करता था, वो थे नदर्न पार्ट और सदर्न पार्ट। और यहाँ पे प्राइम मेरिडियन क्या कर रहा है? प्राइम मेरिडियन अर्थ को 2 डिफरेंट पार्ट में डिवाइड कर रहा है, लेकिन वो पार्ट्स हैं ईस्टर्न हेमिस्फीयर एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर। एक साइड ईस्ट का एरिया आता है, एक साइड वेस्ट का एरिया आता है। तो ये डिफरेंस है इक्वेटर एंड प्राइम मेरिडियन में। दीज इमेजिनरी वर्टिकल लाइन्स आर नोन एज द मेरिडियंस ऑफ द लॉन्गिट्यूड। अभी जो वर्टिकल लाइन्स हैं इनको हम लॉन्गिट्यूड के मेरिडियन भी बोलते हैं। All countries decided that counting of the meridians should begin from the meridian which passed through Greenwich, where the British Royal Observatory is located. This meridian is known as prime meridian. अब दुनिया की जितनी भी कंट्रीज़ हैं उन सब ने ये डिसाइड करा है कि हम ये मेरिडियन की काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे? जो प्राइम मेरिडियन है वहाँ से। क्यों? क्योंकि ये प्राइम मेरिडियन जो है ग्रीनविच से होते हुए जाता है। ग्रीनविच क्या है? ग्रीनविच एक जगह है, इस एरिया में जब भी सनरेज पड़ती हैं, यहाँ पे जितना भी टाइम हो रहा होता है, उसी हिसाब से पूरे वर्ल्ड की कंट्रीज़ अपने अपने टाइम को डिसाइड करती हैं। वो टाइम कैसे रिलेट करता है लॉन्गिट्यूड से, हम आगे के टॉपिक में देखेंगे। फिलहाल यहाँ पे इतना समझ लीजिए कि एक ग्रीनविच एक एरिया है जहाँ पे प्राइम मेरिडियन माना गया है, और यहीं से पूरी कंट्रीज़ ने इसकी जो है मेरिडियन, लॉन्गिट्यूड ऑफ मेरिडियन की, और या फिर लॉन्गिट्यूड्स की काउंटिंग को यहीं पे से स्टार्ट करने में सभी लोग सहमत हुए। द मेरिडियन, प्राइम मेरिडियन डिवाइड्स अर्थ इंटू 2 इक्वल पार्ट्स, ईस्टर्न एंड वेस्टर्न पार्ट। ये हमने देख लिया। लेट्स डिस्कस यूज़ ऑफ लॉन्गिट्यूड्स। हमने देखा कि लैटिट्यूड का क्या यूज़ था, कि अर्थ में कौन सा एरिया नदर्न हेमिस्फीयर में, कौन सा एरिया सदर्न हेमिस्फीयर में, ये पता लगाने के लिए हमको लैटिट्यूड्स की ज़रूरत पड़ती है। लॉन्गिट्यूड की ज़रूरत क्यों पड़ती है? ठीक उसी तरह से कौन सा एरिया ईस्टर्न पार्ट में पड़ता है, कौन सा एरिया वेस्टर्न पार्ट में पड़ता है, इसके लिए हमको जो है लॉन्गिट्यूड्स की ज़रूरत पड़ती है। इट इज़ वेरी हेल्पफुल टू फाइंड आउट द करेक्ट लोकेशन ऑफ अ पर्टिकुलर प्लेस ऑन द ग्लोब इन ईस्टर्न एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर। With the help of latitudes and longitudes, we can find the exact location of any place in the globe. अब देखो, लॉन्गिट्यूड जो है लैटिट्यूड के साथ मिल करके किसी भी प्लेस की एग्जैक्ट लोकेशन हमको बता सकता है। कैसे? हम एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है, आसाम में एक जगह है डुबरी, जो 26 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड में है, और उसका लॉन्गिट्यूड है 90 डिग्री ईस्ट। अब आप अगर ग्लोब में देखेंगे या मैप में कहीं पे भी देखेंगे, तो 26 डिग्री नॉर्थ वाले लैटिट्यूड को और 90 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड वाले लैटिट्यूड, ये दोनों लाइंस जहाँ पे एक दूसरे को क्रॉस करेंगी, वो एग्जैक्ट प्लेस जो होगा आसाम में डुबरी के प्लेस पे आप उसको फाइंड आउट कर लेंगे। तो इस तरह से लॉन्गिट्यूड बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है किसी भी एरिया की एग्जैक्ट लोकेशन पता करने के लिए, कि वो नॉर्दर्न एरिया में है, हेमिस्फीयर में कहाँ है, उसकी एग्जैक्ट लोकेशन क्या है, वो कौन से एरिया के पास पड़ता है, ये सब आपको लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड से पता चल जाएगा। नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट यूज ऑफ लॉन्गिट्यूड इज टू कैलकुलेट द टाइम। अब लॉन्गिट्यूड जो है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है, एक तो ईस्टर्न और वेस्टर्न हेमिस्फीयर बताता है, दूसरा और लैटिट्यूड के यहाँ मिल गए किसी भी एरिया की एग्जैक्ट लोकेशन हमको बताता है। इसका तीसरा यूज़ ये है कि इससे हम अपने टाइम को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब टाइम कैसे कैलकुलेट करते हैं, हम कैसे पता चलता है कि हमारा 11 बज गए, ये 11 ही है, हमने कैसे मान लिया कि अभी 11 बज गए? ये चीज़ें डिसाइड होती है लॉन्गिट्यूड से। अब देख लेते हैं कैसे, इसको थोड़ा ध्यान से देखिए। यहाँ पे थोड़ा मैथमेटिकल कैलकुलेशन करके भी आपको समझाने की कोशिश की गई है। टाइम इन ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड ऑफ ग्रीनविच विल बी अहेड प्लस ऑफ ग्रीनविच टाइम, एंड दोज द वेस्ट विल बी बिहाइंड इट, बिहाइंड कैलकुलेट माइनस। अब जो ये प्राइम मेरिडियन है, यहाँ पे जो है टाइम माना गया 0। ठीक है, अगर हम इसको 0 मान लेंगे तो ईस्टर्न पार्ट की तरफ आप देख सकते हैं प्लस का साइन है, और वेस्टर्न पार्ट की तरफ देख सकते हैं माइनस का साइन है। ये माइनस का मतलब क्या है? इसका मतलब जब भी यहाँ पे प्राइम मेरिडियन पे 12 बज रहा है, 1 बज रहा है, 2 बज रहा है, 3 बज रहा है, कुछ भी बज रहा है, तो उसके आगे के ईस्टर्न पार्ट के एरिया में टाइम उसका प्लस होगा, उससे ज़्यादा होगा।
कुछ ना कुछ ज़्यादा होगा, वो हम आपको इस कैलकुलेशन में बताएंगे कैसे होगा। और वेस्टर्न एरिया में उसमें से टाइम माइनस हो जाएगा। जैसे अगर प्राइम मेरिडियन में 12 बज रहा है दिन का, तो वेस्टर्न पार्ट में 12 नहीं बज रहा होगा, 11 बज रहा होगा, 10 बज रहा होगा, 9 बज रहा होगा, या फिर 11 से 12 के बीच में कुछ बज रहा होगा, लेकिन 12 नहीं बजा होगा। उसके बाद अगर हम देखें कि अगर ये प्राइम मेरिडियन में 12 ओ क्लॉक हो रहा है, तो ईस्टर्न पार्ट में 12 ओ क्लॉक से ज़्यादा ही टाइम हो रहा होगा। अगर कोई लॉन्गिट्यूड, कोई अगर कंट्री या प्लेस जो ईस्टर्न मेरिडियन में, सॉरी, ईस्टर्न हेमिस्फेयर में है, तो वहाँ प्राइम मेरिडियन से ज़्यादा का टाइम हो रहा होगा। कैसे, अब देखते हैं। द अर्थ रोटेट्स 360 डिग्री इन 24 आवर्स। अर्थ अपने जगह पे पूरा 360 डिग्री पे रोटेट करती है। 360 डिग्री मतलब पूरा एक सर्कल पूरा करती है अपनी ही जगह पे। 24 आवर्स इज इक्वल टू 360 डिग्री। 24 आवर में कितना घूम रही है? 360 डिग्री। तो 1 आवर में कितना जाएगी? 360 डिग्री डिवाइडेड बाय 24 आवर्स। तो इस हिसाब से 1 घंटे में कितना गई, अगर उसको हमने डिवाइड कर लिया तो 15 डिग्री। ठीक है। द अर्थ रोटेट्स 15 डिग्री इन अबाउट 1 आवर। तो अगर कोई, जैसे प्राइम मेरिडियन की पोजीशन है 0 डिग्री, जैसे इक्वेटर की पोजीशन है 0 डिग्री, उसी तरह से प्राइम मेरिडियन की पोजीशन भी है 0 डिग्री। तो 0 डिग्री पे एक लॉन्गिट्यूड है, उसके आगे जा करके 15 डिग्री पे अगर कोई लॉन्गिट्यूड होगा तो वहाँ पे 1 घंटा टाइम आप प्लस कर देंगे। जैसे अगर प्राइम मेरिडियन पे 12 बज रहा है, तो 15 डिग्री पर जो लॉन्गिट्यूड होगा, उस लॉन्गिट्यूड में जितनी भी कंट्रीज आएंगी उन सब में 1 बज रहा होगा, दिन का 1 बज रहा होगा। उस तरह से अब हम आगे देख लेते हैं। 1 आवर इज इक्वल टू 16 मिनट्स, सॉरी 60 मिनट्स। 1 घंटा 60 मिनट्स का होता है। 1 आवर इज इक्वल टू 15 डिग्री। अब ऊपर हमने कैलकुलेट करा था कि 1 आवर इज इक्वल टू 15 डिग्री भी होता, तो 15 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट्स हम कर सकते हैं इसको। अब यहाँ पे हम देखेंगे 1 डिग्री इज इक्वल टू, 1 डिग्री कैसे निकालेंगे? 60 डिवाइडेड बाय 15 से। तो यहाँ पे 1 डिग्री इज इक्वल टू हो जाएगा 4 मिनट्स। जब हम 15 को 60 से डिवाइड करेंगे तो ये 4 मिनट्स हमारे पास आता है। इसका मतलब प्राइम मेरिडियन से अगर हम 1 डिग्री आगे जाएंगे तो 4 मिनट ऐड होगा, 2 डिग्री आगे जाएंगे 8 मिनट ऐड होगा, 4 डिग्री आगे आएंगे 16 मिनट ऐड हो जाएगा। अगर हम 15 डिग्री आगे के लॉन्गिट्यूड में टाइम कैलकुलेट करेंगे तो वहाँ पे 1 घंटा प्लस कर देंगे। तो इसका मतलब जो प्राइम मेरिडियन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वहाँ पे जितना भी बज रहा होगा ईस्टर्न पार्ट में और वेस्टर्न पार्ट में, उसी हिसाब से कम या ज़्यादा हो रहा होगा। अब यहाँ पे हमने ईस्टर्न पार्ट की बात तो कर ली कि प्लस हो जाएगा। अब वेस्टर्न पार्ट भी देख लेते हैं। अगर प्राइम मेरिडियन में 0 डिग्री में 12 बज रहा है, तो वेस्टर्न पार्ट में जो है, वेस्टर्न के 15 डिग्री लॉन्गिट्यूड में कितना हो रहा होगा? यहाँ पे माइनस कर देंगे आप 1 आवर। जहाँ पे आप प्लस कर रहे थे ईस्टर्न एरिया में जितना टाइम को, उतने ही टाइम को आप वेस्टर्न एरिया में माइनस भी कर देंगे। तो इस तरह से हम देखते हैं कि लॉन्गिट्यूड बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी एरिया के टाइम को कैलकुलेट करने के लिए। द अर्थ रोटेट्स 1 डिग्री इन 4 मिनट्स। अर्थ 1 डिग्री रोटेट करने के लिए 4 मिनट का टाइम लेती है। इस तरह से हमने देखा कि प्राइम मेरिडियन कितना इंपॉर्टेंट है। 0 डिग्री इसकी लोकेशन होती है। जब भी यहाँ पे कोई टाइम, यहाँ यहीं पे से टाइम पूरी दुनिया का कैलकुलेट होता है। और जब भी अगर यहाँ पे फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे 12 ओ क्लॉक हो रहा है, तो ईस्टर्न एरिया में 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड में आप 4 मिनट प्लस कर देंगे, 15 डिग्री लॉन्गिट्यूड पे 1 आवर प्लस कर देंगे। वेस्टर्न पार्ट में आप 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड में 4 मिनट माइनस कर देंगे और 15 डिग्री लॉन्गिट्यूड में 1 आवर माइनस कर देंगे। उतना ही टाइम उस लॉन्गिट्यूड में जितनी भी कंट्रीज़ हैं उन या प्लेसेस हैं उन सभी पे उतना ही टाइम हो रहा होगा। ऑल द प्लेसेज ऑन अ गिवन मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड हैव द सेम लोकल टाइम। ठीक है। तो जो भी लॉन्गिट्यूड है, चाहे वो 1 डिग्री पे लॉन्गिट्यूड पे हो, 2 डिग्री हो, ईस्टर्न एरिया हो, वेस्टर्न एरिया हो, लॉन्गिट्यूड में जो लाइन है, इस लाइन में जितने भी प्लेसेस आ रहे होंगे वहाँ पे सेम टाइम हो रहा होगा, एक जैसा ही टाइम होगा, चाहे कितनी भी कंट्रीज आएँ, कितने भी प्लेसेस आएँ। कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, स्टैंडर्ड मेरिडियन। अब स्टैंडर्ड मेरिडियन, प्राइम मेरिडियन तो वो मेरिडियन होता है जहाँ पे से काउंटिंग स्टार्ट होती है मेरिडियंस की, या फिर जहाँ पे हम टाइम को कैलकुलेट करने के लिए हमने जिसको अपना मॉडल माना हुआ है। अब स्टैंडर्ड मेरिडियन क्या होता है? स्टैंडर्ड मेरिडियन एक लॉन्गिट्यूड ही है कि किसी भी कंट्री में, ठीक है, स्टैंडर्ड मेरिडियन इज कंसिडर एज अ टूल टू अडॉप्ट द स्टैंडर्ड टाइम फॉर द होल कंट्री। अब हमने पूरे वर्ल्ड का टाइम कैलकुलेट करने के लिए स्टैंडर्ड जो है प्लेस हमने डिसाइड कर लिया कि वो ग्रीनविच होगा, जहाँ से प्राइम मेरिडियन गुजरता है। उसी तरह से किसी भी कंट्री में कितना टाइम हो रहा होगा ये भी तो डिसाइड करना। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं कि 68 डिग्री ईस्ट से लेकर के 97 डिग्री ईस्ट के बीच में इंडिया पड़ता है। अब अगर हम कैलकुलेट करें प्राइम मेरिडियन जो 0 डिग्री पे है, 0 डिग्री से 68 डिग्री तक आने में बहुत सारे लॉन्ग हमें करने पड़ेंगे। ठीक है, 4 × 68 कर देंगे तो आपको पता चल जाएगा यहाँ पे कितना बज रहा है। फॉर एग्जांपल 68 डिग्री पे अगर 1 ओ क्लॉक हो रहा है फॉर एग्जांपल, तो 97 डिग्री ईस्ट पे कितना हो रहा होगा, इसके बीच का डिफरेंस निकाल लेंगे, उस हिसाब से देख लेंगे कि यहाँ पे कितना टाइम है। तो हम देखेंगे कि 68 डिग्री ईस्ट से लेकर 97 डिग्री ईस्ट के बीच में बहुत ज़्यादा टाइम डिफरेंस आ जाएगा। अब यहाँ पे गुजरात का एरिया है, फिर बीच में जम्मू कश्मीर का आएगा, दिल्ली का एरिया आएगा, इधर नॉर्थ ईस्ट में असम का एरिया आएगा,
लास्ट में जितने भी होंगे मिजोरम, मणिपुर, इन सब एरिया में अलग अलग टाइम हो जाएगा। अब हमें ये भी तो डिसाइड करना है कि जैसे हमने पूरे वर्ल्ड का एक टाइम डिसाइड करा वैसे एक कंट्री में भी एक टाइम डिसाइड हो। ठीक है। इन इंडिया द लॉन्गिट्यूड ऑफ 82.5 डिग्री ईस्ट इज ट्रीटेड एज द स्टैंडर्ड मेरिडियन। अब इंडिया में एक जो है 82.5 डिग्री ईस्ट में का लॉन्गिट्यूड लिया गया हम लोगों ने, जिसमें हमने स्टैंडर्ड मेरिडियन माना। स्टैंडर्ड मेरिडियन का मतलब कि 82.5 डिग्री पे अगर 12 बज रहा है तो 68 डिग्री ईस्ट के इंडिया का जो पार्ट है और 97 डिग्री ईस्ट पे जो इंडिया का पार्ट है वहाँ पर भी 12 ही माना जाएगा। इसका मतलब पूरी कंट्री के लिए एक टाइम होगा। ठीक है। तो स्टैंडर्ड मेरिडियन की ज़रूरत हमें क्यों है? ताकि हम पूरी कंट्री के लिए एक टाइम डिसाइड कर सकें। और प्राइम मेरिडियन की ज़रूरत क्यों है? ताकि हम पूरी वर्ल्ड के लिए टाइम कैलकुलेट अच्छे से कर सकें। लॉन्गिट्यूड का यूज़ हमें पता है, ईस्टर्न वेस्टर्न हेमिस्फेयर में कौन सा प्लेस पड़ रहा है इसकी जानकारी के लिए और टाइम डिसाइड करने के लिए, और किसी भी प्लेस की एग्जैक्ट लोकेशन पता करने के लिए लॉन्गिट्यूड को लैटिट्यूड के साथ यूज़ करके एग्जैक्ट लोकेशन हम पता कर सकते हैं। लैटिट्यूड का यूज़ क्या है? लैटिट्यूड का यूज़ हम जान सकते हैं कि कौन सा सदर्न हेमिस्फेयर में कौन सा एरिया आ रहा है, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में कौन सा एरिया आ रहा है, और जो हीट जोन्स है उन हीट जोन में डिवाइड करने के लिए भी हमें लैटिट्यूड की ज़रूरत पड़ती है। इसके अलावा हमने इस चैप्टर में और देखा है इक्वेटर, जो एक इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड है। उसके अलावा भी इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड हमने देखे, हीट जोन्स में देखे थे। ग्लोब क्या होता है, ग्लोब के टाइप, ये सब कुछ हमने इसमें देखा। नाउ कम टू द लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर, वाई डू वी नीड स्टैंडर्ड टाइम। अब हमने आप लोगों को इस चैप्टर में बताया लास्ट में कि हर कंट्री को अपने एक स्टैंडर्ड टाइम चाहिए। ठीक है। ऐसा क्यों है कि कोई भी कंट्री स्टैंडर्ड टाइम की ज़रूरत पड़ती है? जिस एरिया में जितना टाइम बज रहा है, अगर जैसे इंडिया का हमने यहाँ पे देखा, इंडिया के मैप में हमने देखा कि 68 डिग्री पे एक लॉन्गिट्यूड है और 97 डिग्री ईस्ट पे भी लॉन्गिट्यूड है। तो क्योंकि ये ईस्ट की तरफ है तो यहाँ प्राइम मेरिडियन से जितना भी हमारे लॉन्गिट्यूड आगे गए हैं कैलकुलेट करके हम यहाँ पे अगर प्राइम मेरिडियन में 12 बज रहा है तो 68 डिग्री पे कितना बज रहा होगा, 97 डिग्री ईस्ट पे कितना बज रहा होगा, ये आप लोग हमको यहाँ पे कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे। इसके बाद हम इस पर आगे बताएंगे आप लोगों को किसका आंसर सही है। तो हमें इसकी ज़रूरत ही क्यों है, क्यों हम एक ही टाइम क्यों कर रहे हैं हर जगह, इसका आंसर भी आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में देंगे कि हमारी कंट्री को एक स्टैंडर्ड टाइम की ज़रूरत क्यों है। जिसका आंसर सही होगा उसको हम बताएंगे आपका आंसर सही है, और अगर आपका आंसर सही नहीं होगा तो हम इसको लाइव क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड दैट इज़ द एंड ऑफ द टुडेज सेशन। थैंक यू वेरी मच।